नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजिंग करंट का कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों, हमने पहले देखा अल्टरनेटर कैसे पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, कैसे अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो सिंक्रोनाइजिंग होते समय अल्टरनेटर के अंदर एक करंट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग करंट। बच्चों, नॉर्मली ऐसा हम मानते हैं कि जब मेरा मशीन एक बार सिंक्रोनाइज्ड हो गया तो उस कंडीशन में मशीन के अंदर सिंक्रोनिज्म मेंटेन रहना चाहिए। और उस सिंक्रोनिज्म को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली हम जो सिंक्रोनिज्म के कंडीशंस में करंट या टॉर्क डेवलप होता है, जो सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है, इसका नॉर्मली हम एनालाइज करते हैं। अब जब दो अल्टरनेटर एग्जैक्ट सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एक दूसरे से, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं उनके जो ईएमएफ होंगे, यानी एक इनकमिंग अल्टरनेटर और एक जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर है, उन दोनों को ईएमएफ होंगे। अगर ईएमएफ का एम्पलीट्यूड बराबर है और दोनों अगर एग्जैक्ट एक दूसरे के फेज पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में मैं मान के चलूंगा कि यहाँ पे कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे E1 E2 के बराबर है एम्पलीट्यूड। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में है। तो उस कंडीशन में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट हमारे इस ऑल्टरनेटर, चाहे वो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर हो या जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर हो, इनकमिंग ऑल्टरनेटर में कोई भी सर्कुलेटिंग करंट डेवलप नहीं होगा। ये एक नॉर्मल और हेल्दी कंडीशन था। एक अनदर कंडीशन में मान के चल रहा हूं कि जब दोनों अल्टरनेटर के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो भले ही बराबर हो, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट फेज अपोजिशन में नहीं हो। जस्ट लाइक जैसा आपने फिगर 1 में देखा, जब वो फेज अपोजिशन में थे तो कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो फेज अपोजिशन में नहीं होंगे बच्चों, तो उस कंडीशन में इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होगा। और वो जो सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होगा वही मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो सेकंड ऑल्टरनेटर है, कहीं ना कहीं उस सेकंड ऑल्टरनेटर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से वो अपने एग्जैक्ट, यानी जो फेज था, पोजीशन होना चाहिए था एग्जैक्ट, उससे वो कहीं ना कहीं डेविएट होगा। और मैं मान के चल रहा हूँ जिस एंगल से वो डेविएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेल, जिसको मैं मोटर के केस में लोड एंगल, टॉर्क एंगल, या फिर जनरेटर के केस में पावर एंगल बोलता हूं। तो यहाँ मैं जनरेटर के लिए बात कर रहा हूं तो पावर एंगल होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट फेज अपोजिशन में है बच्चों, उस कंडीशन में इनके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के फेज डिस्प्लेसमेंट में नहीं होंगे, उस कंडीशन में जो इनके बीच में एंगल होगा वो 180 से डेल एंगल शॉर्ट हो रहा है। तो जो एंगल बनेगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस का डेल। ध्यान दीजिएगा, अब जो एंगल बना इस E1 और E2 के बीच में, वो एंगल है 180 डिग्री माइनस डेल, क्योंकि ये डेल एंगल से शॉर्ट हो रहा है, डेल एंगल से डेविएट हो रहा है। और डेविएशन के पीछे रीजन यही है बच्चों, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के फेज अपोजिशन में नहीं है। अब जब दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में नहीं है, डेविएशन हो रहा है, तो कुछ और भी मैथमेटिकल एनालिसिस बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके फिगर 2 के फेजर डायग्राम को समझते हैं, जहां पे E1 को मैंने रेफरेंस एक्सिस माना, जो मेरा एग्जिस्टिंग यानी जो रनिंग ऑल्टरनेटर था। दूसरा ऑल्टरनेटर जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करना था, उसकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू अभी भी सेम है, यानी E1 E2 के बराबर तो है अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड वाइज देखे, लेंथ से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन वो डेल एंगल से लैग कर रहा है, जिस पहले फिगर 1 में था, जिसमें कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं था। तो बच्चों, यहाँ अब इस कंडीशन में जो इसका रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा ER, वो ER इस E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस डेल है, इसका रिजल्टेंट एंगल जो कि दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है बच्चों, तो रिजल्टेंट इसका बीच में ही होगा। और इस कंडीशन में इसके बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस का डेल डिवाइडेड बाई 2, यानी ये एंगल इसका और इतना ही एंगल इसके अंदर होगा। थोड़ा सा वेवफॉर्म आप चाहे तो एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो फेजर एंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट डेवलप हो रहा है। तो जो सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होगा, जो सिंक्रोनाइजिंग करंट के फॉर्म में होगा, वो यहाँ पे बच्चों φ1 एंगल से लैग करेगा विद रिस्पेक्ट टू द E1, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर है
उससे फाइव एन एंगल से वो लैग कर रहा है। तो एक छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसके थ्रू हमने इसके फेजर डायग्राम को डेवलप कर लिया। अब यहाँ हम बात करेंगे जो रिजल्टेंट ईएमएफ बन रहा है ईआर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या रिलेशन होगा, और ईआर के साथ साथ हम करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, अगर मैं नो लोड यानी जब दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में थे, तो यहाँ पे अगर मैं ईआर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी जस्ट सम ऑफ E1 प्लस E2। और अगर E1 E2 एक दूसरे के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ER इक्वल टू E प्लस E, मीन्स ER इक्वल टू 2E। बहुत सिंपल सा है। लेकिन जब एक दूसरे के एग्जैक्ट फेज अपोजिशन में नहीं है बच्चों, उस कंडीशन में रिजल्टेंट वैल्यू चेंज होगा। और रिजल्टेंट वैल्यू मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ E1 E2 अभी भी एक दूसरे के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं इस इक्वेशंस को बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ। तो डायरेक्ट जो होगा दैट विल बी 2E, और एंगल कितना है कॉस के साथ, एंगल है 180 डिग्री माइनस डेल बाई 2। तो 2E कॉस 180 डिग्री माइनस का डेल डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक तरह से रिजल्टेंट वैल्यू है। अब इसको और मैं सॉल्व अगर करूं तो ई आर को मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू 2E कॉस, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री माइनस का डेल बाई 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो इस इक्वेशन को मैं फिर से रीराइट कर सकता हूं 2E cos 90 minus theta is called sin theta, तो 2E sin del by 2। अब कुछ एजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि डेल का जो एंगल है वो ऐसे ही बहुत स्मॉल है और डेल बाई जो 2 होगा वो और ही ज्यादा स्मॉल होगा। तो साइन अगर डेल की वैल्यू बहुत छोटी है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ उसकी साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा ही छोटी है तो इज इक्वल टू थीटा वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। ये हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो सेम यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ साइन डेल बाई 2 इज इक्वल टू समहाउ इक्वल टू डेल बाई 2 बिकॉज डेल इज वेरी स्मॉल। डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे अराइज किया। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी 2E, और साइन डेल बाई 2 को मैं लिखूंगा डेल बाई 2। तो E R इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास आएगा E इंटू डेल। अब यहाँ पे E EMF है बच्चों और डेल क्या है, एंगल है। अब मेरे पास रिजल्टेंट EMF की वैल्यू आ गई दैट इज E डेल, तो मैं सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो व्हाट इज सिंक्रोनाइजिंग करंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिंक्रोनाइजिंग करंट जो मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना था, तो सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू जिसको मैंने सिंबॉलिकली ISY बोला है, I मीन्स करंट और SY यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन EMF। वोल्टेज कौन सा है, रिजल्टेंट वोल्टेज, और वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस में मान के चल रहा हूँ दैट इज सिंक्रोनस इम्पिडेंस, ZS में मान के चल रहा हूँ। ER की वैल्यू कितनी है बच्चों, E इंटू डेल डिवाइडेड बाई ZS, और इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे एम्पियर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू एनालाइज कर लिया। अब आप चाहें तो सिंक्रोनाइजिंग करंट और ZS और एक्सिस का रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, हम पहले बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ZS का एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो RA का स्क्वायर प्लस का एक्सिस का होल स्क्वायर, जहाँ पे RA आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। तो बच्चों सिंक्रोनाइजिंग करंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। बाकी यहाँ पे अगर E1 E2 के बीच में आप एंगल देखना चाहें तो हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली इन दोनों के बीच में E1 और ISY के बीच में एंगल देखना चाहे तो हमने इसको φ1 माना। E2 और ISY के बीच में एंगल देखना चाहे तो हम इसको φ2 एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों सिंक्रोनाइजिंग करंट की वैल्यू हम लेस वैल्यू ऑफ यानी जो डेविएशन है एंगल का वो लेस वैल्यू कंसीडर करके हम डायरेक्ट इस फार्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं। अब हमने करंट निकाल दिया तो हम सिंक्रोनाइजिंग पावर भी निकालेंगे। तो आइए अगले वीडियो में हम सिंक्रोनाइजिंग पावर का बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।